How are you all? My name is Anurodh Ankit and today we are going to start our new series on economics, that is economics through MCQ. In this series we will cover all the past year questions asked in civil services examination and other examinations. In every lecture we will cover 5 questions. So without wasting time, let us start the session. So question number 1, corporation tax. So I will give you 10 seconds to solve the question and then I will explain. So what is corporation tax? Option number A is levied and appropriated by the state, is levied by the union and collected and appropriated by the states, is levied by the union and shared by the union and states, is levied by the union and belongs to it exclusively. So please try to find the answer. ओके तो हम लोग देखते हैं कि कॉरपोरेशन टैक्स होता क्या है। तो सबसे पहले कॉरपोरेशन टैक्स को हम लोग कॉरपोरेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कॉरपोरेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब कॉरपोरेशन टैक्स किसके अंडर आता है? तो डायरेक्ट टैक्स ऑफ यूनियन के अंडर आता है। कॉरपोरेशन टैक्स किसके अंदर आता है? तो कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स ऑफ यूनियन के अंदर आता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स ऑफ यूनियन, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट प्रॉपर्टी कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इसमें 5 काइंड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये इंडिविजुअल्स पे लगते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी कंपनी पे लगते हैं, बट ये उस कंपनी पे लगते हैं विच शो जीरो प्रॉफिट, ओके। चौथा कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं DDT, इसका फुल फॉर्म होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या होता है? तो सपोज कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। डिविडेंड एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, तो वो डिविडेंड उस पर्सन के लिए एक टाइप ऑफ इनकम ही है। तो उस डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और फिफ्थ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं CGT, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और हम उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो मेरे लिए वो एक टाइप ऑफ अर्निंग ही है। तो उस अर्निंग पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चलेगा कि कॉर्पोरेशन टैक्स किसके अंडर लाई करता है। तो डायरेक्ट टैक्स ऑफ यूनियन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इसके अंडर कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स है क्या। तो कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये किस पे लेवी किया जाता है? तो ये लेवी किया जाता है कंपनी पे। किस पे लेवी किया जाता है? तो कंपनी पे। कंपनी कोई भी हो सकती है, या तो वो प्राइवेट कंपनी हो या तो वो पब्लिक कंपनी हो। इन दोनों कंपनी पे हम लोग लेवी करते हैं, ठीक है। लेवी कौन करता है? तो लेवी कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट लेवी करता है। यूनियन गवर्नमेंट लेवी करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाता है। और इस टैक्स का जो पैसा होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट होता है इस टैक्स पे, ठीक है। इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। और ये कंपनी जो होती है, ये कंपनीज एक्ट 2013
या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी का जो नेट इनकम होता है ना, नेट इनकम होता है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लेवी करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, तो अगर हम लोगों को बस इस क्वेश्चंस में अगर हम लोगों को बस ये पता था कि कॉरपोरेशन टैक्स में स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है, तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते थे, इसको डिलीट कर सकते थे, इसको डिलीट कर सकते थे, तो हम लोग अपने आंसर्स पे पहुंच सकते थे। इज लेविड बाय द यूनियन एंड बिलोंग्स टू इट्स एक्सक्लूसिवली। ओके, आई होप कॉरपोरेशन टैक्स क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। So I will give you 10 seconds to solve this question, and mind it, the key word here is World Bank. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक है क्या। ओके, हम लोगों को वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग चीज़ है, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन कब हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1944 में। तो उस टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था, बट उस टाइम पे उसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम से हम लोग पहले इसको जानते थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशंस आता है? तो पहला इंस्टीट्यूशन होता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। दूसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चौथा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। एंड फिफ्थ कौन सा है? मीगा, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो ये सारा मेरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, बट इसमें वर्ल्ड बैंक कौन से होते हैं? तो टुगेदर IBRD एंड IFC इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। ओके, तो अगर हम लोगों को वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में डिफरेंस नहीं पता था, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग IMF को हटा सकते थे, तो यहाँ से हमारा C और D हट जाता है, बट स्टिल A और B में हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इज टुगेदर, IBRD एंड IFC इज टुगेदर नोन एज वर्ल्ड बैंक। ओके, अब हम लोग वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ओके, वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस फंडिंग का होता है। तो ये फंडिंग किसको करता है? तो ये इसका फंडिंग बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। इसका फंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है, जैसे कि टू एलिमिनेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मेन पर्पस होता है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के फंडिंग रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट के फंडिंग, मतलब इसका फंडिंग जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 1 और 2 B। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is not an instrument of selective credit control in India? Here we have to mark not. Regulation of consumer credit, rationing of credit, margin requirement, cash reserve ratio. Okay, so the second, try to find the answer.
ओके, सो हम लोग पहले देखते हैं कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है कहाँ, इसका ओरिजिन क्या है और ये लाई कहाँ करता है। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, इसमें दो टूल्स होते हैं, एक को हम लोग इसको ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, और दूसरा होता है, ये मेरा होता है क्वालिटेटिव। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, तो थ्रू क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है, ओके, जिसको हम लोग SCC के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का जरूरत पड़ा क्यों, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1951 टू 1968, फ्रॉम 1951 टू 1968 हम लोग ये देखते हैं कि 1951 में जो बैंक्स होते थे वो जो लोन प्रोवाइड करते थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास उस टाइम पे 34% लोन जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, और 66% अदर्स में सारी आते थे, जनरल पब्लिक, फार्मर्स एक्सेट्रा। देन 1961 का सर्वे देखा गया तो इसमें पाया गया कि 51% इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लोन जा रहा है और 49% अदर्स के पास। देन 1968 में देखा गया तो 67.5% इंडस्ट्रियलिस्ट के पास एंड रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 32.5% अदर्स के पास। देन आरबीआई टुक सम स्टेप, और आरबीआई स्टेप लेता है, उस स्टेप को हम लोग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है SCC में कि आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि इसमें एक अप्रोच आरबीआई जो लेके आता है उसको हम लोग निगेटिव या रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं, निगेटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आरबीआई एक सीलिंग क्रिएट करता है कि आपको इससे ज़्यादा का अमाउंट इस सेक्टर में नहीं प्रोवाइड करना है। देन इसमें बहुत सारे लूप एंड होल्स थे, तो आफ्टर दैट फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, देन लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट, उसके बाद पॉजिटिव टूल्स आता है। हम लोग वो सब बाद में देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह क्या था। तो पॉजिटिव टूल्स में आरबीआई क्या बात बोलता है, इसमें क्या था कि आपको इससे ज़्यादा इस सेक्टर्स में नहीं देना है। इसमें पॉजिटिव टूल्स में क्या होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आता है, कि आरबीआई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करता है कि आपको दिस मच अमाउंट ऑफ लोन इसमें देना है, दिस मच अमाउंट ऑफ लोन आपको इसमें देना है, ठीक है। तो इसके अंडर क्या आता है, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि मिनिमम दिस मच अमाउंट शुड बी गिवन टू दिस सेक्टर, ओके। देन SCC के अंदर दूसरा होता है, दूसरा टूल्स आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। इसको हम लोग नए पेज में देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है। कंज्यूमर क्रेडिट भी क्वालिटेटिव टूल्स होता है जो कि SCC के अंदर आता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आता है। ये बेसिकली क्या होता है कि इस पे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ना, उस पे उस सेक्टर्स पे आरबीआई डिमांड को कंट्रोल करता है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पे कैसे कंट्रोल करता है, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों को एक नैनो कार चाहिए, ठीक है। नैनो कार कितने का होता है, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, ओके। तो हम बैंक जाते हैं, बैंक से हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट, मतलब कंज्यूमर इज डिमांडिंग फॉर लोन, ओके।
तो जब हम लोग को नैनो कार के लिए लोन चाहिए होता है तो हम लोग को दो चीज़ चाहिए होगा, एक तो डाउन पेमेंट और दूसरा मंथली इंस्टॉलमेंट। ये दो पैसा हम लोग को पे करना होता है। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब लिक्विडिटी हम लोग को एब्जॉर्ब करना है, मार्केट में पैसा बहुत है तो हम लोग को क्या करना है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना है। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करती है कि डाउन पेमेंट के रेट को बढ़ा देती है, सपोज इस रेट को 30% कर देगी और मंथली इंस्टॉलमेंट को 10% कर देगी। तो हम लोग को 1 लाख रुपीज़ का जो लोन लेना है फॉर नैनो कार, तो अगेंस्ट ऑफ दैट 30,000 रुपीज़ हम लोगों को डाउन पेमेंट देना होगा और प्लस नेक्स्ट मंथ से 10,000 रुपीज़ हम लोगों को इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो ये लोअर मिडिल क्लास के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हेंस इससे क्या होता है कि आरबीआई डिमांड को रिड्यूस कर रही है। आरबीआई क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है डिमांड को बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डाउन पेमेंट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट। बट अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन है मीन्स हम लोगों को लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है। क्या करना है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है। तो इस टाइम पे क्या करती है आरबीआई, डाउन पेमेंट को 30,000 की जगह 10,000 कर देगी, मंथली इंस्टॉलमेंट को 1,000 रुपीज़ मिनिमम कर देगी। तो अब मिडिल क्लास भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड क्रिएट हो रहा है, डिमांड को बूस्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट। देन एससीसी के अंदर एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू रेशियो। मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू रेशियो, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि ये है क्या, लोन टू वैल्यू रेशियो या मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसको 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है बिजनेस को सेटअप करने के लिए 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। बट उसके पास अभी 1 लाख रुपये है नहीं, तो वो क्या करता है, उसके पास मॉर्टगेज रखने के लिए 1 लाख रुपये का गोल्ड पड़ा है। तो वो क्या करता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा और बोलेगा कि हम आपको गोल्ड दे रहे हैं 1 लाख का, आप हमको पैसा दे दीजिए। ओके, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पहले से आरबीआई क्या करता है, आरबीआई प्रिस्क्राइब लोन टू वैल्यू रेशियो। आरबीआई क्या प्रिस्क्राइब करता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। आरबीआई बोलता है कि ठीक है, आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लेके आओगे बट आपको उस अमाउंट में कैश नहीं मिलेगा, हम लोग कुछ डिस्काउंट काट लेंगे, मतलब कुछ पैसे काट लेंगे, तो सपोज 60%, ठीक है। तो इसको कैश कितना मिलेगा, 60% मीन्स 60,000 रुपीज़ कैश के फॉर्म में मिलता है अगेंस्ट ऑफ 1 लाख रुपये। तो यही हम लोग बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। मीन्स लोन कितना दिया जा रहा है, 60,000, वैल्यू कितना था उसका, 1 लाख, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सपोज अभी मार्केट में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब रिसेशन का पीरियड चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइम पे आरबीआई क्या करता है कि इस 60% को इंक्रीज करके 80% कर देता है। तो अब इस पर्सन को 80,000 रुपीज़ मिलेगा, तो ये बिज़नेस को बहुत अच्छे से सेटअप कर पाएगा। जब बिज़नेस सेटअप कर पाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे राइज होगा, क्योंकि लोग को एम्प्लॉयमेंट राइज होगा ना, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा। इन केस ऑफ डिफ्लेशन में क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो या मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम लोग राइज करते हैं। किसको राइज करते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो को। बट जब इन्फ्लेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, 60% को घटा के हम लोग 40% कर देंगे। इन्फ्लेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, लोन टू
वैल्यू रेशियो को हम लोग डिक्रीज करते हैं। ओके, सो हम लोग अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखें कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है। तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट हम लोग देखें कि क्या होता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो कि मिनिमम अमाउंट किसी सेक्टर को जो प्रिस्क्राइब्ड होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग लोन टू वैल्यू रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा CRR, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। तो लेट मी रब दीज थ्री। तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। हम लोग जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो बाद में कैश रिजर्व रेशियो को देखेंगे। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बेसिकली बैंक का जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है, उसका कुछ परसेंटेज बैंक को मेंटेन करना होता है। ये कहाँ डिस्क्राइब्ड है, तो RBI एक्ट 1934 में शेड्यूल्ड बैंक के लिए ये प्रोविजन है, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये प्रोविजन है। और अभी प्रेजेंट CRR क्या चल रहा है, तो 3% चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Dinesh Goswami committee was concerned with denationalization of banks, electoral reforms, steps to put down insurgency in the northeast, the problem of Chakmaj. So again I will give you 10 seconds to answer this question. तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप इसको बता सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी क्या है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी इज रिलेटेड विथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये किससे रिलेटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये कमेटी कब फॉर्म हुआ था, तो ये कमेटी 1996 का कमेटी है। बट ये कमेटी किसके अंडर फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय VP सिंह इन 1990 set up a committee under the chairmanship of Dinesh Goswami, the then law minister. उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी फॉर्म हुआ था। इस कमेटी के अंदर कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, जो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो एक दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम लोग देखते हैं। एक प्रोविजंस है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। 1971 का नेशनल ऑनर एक्ट, ऑनर एक्ट, इसके अंडर इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू इंसल्ट is found for insulting national flag or constitution of India, then he or she will be disqualified for 6 years. तो अगर कोई भी कंटेस्टेंट नेशनल फ्लैग का डिसऑनर करता है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का से रिलेटेड किसी भी प्रकार का ये इंसल्ट करता है, तो ही विल बी डिसक्वालीफाइड फॉर 6 years. इस कमेटी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस था। वो प्रोविजंस क्या है कि कंटेस्टेंट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कोई भी कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा पे खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी कैंडिडेट, मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न्ड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बैंक रेट। बैंक रेट implies the rate of interest paid by the Reserve Bank of India on the deposits of the commercial bank, charged by banks on loans and advances payable on bonds
at which the Reserve Bank of India discounts the bill of exchange. Okay, तो हम लोग, so I will give you 10 seconds to solve this question. ओके तो हम लोग देखते हैं कि बैंक रेट है क्या। बैंक रेट, बैंक रेट का बेसिकली अभी ज़्यादा रोल नहीं है। बैंक रेट एक प्रकार का क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, बट अभी इसका मेजर रोल क्या क्या है। अर्लियर पास्ट में बैंक रेट जो था हमारा वो की पॉलिसी रेट था, की पॉलिसी रेट। ओके, बट नाउ अभी जो की पॉलिसी रेट क्या कौन सा है मेरा, की पॉलिसी रेट रेपो रेट। और इसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है रेपो रेट के थ्रू। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, तो जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो हम लोग देखते हैं कि बैंक रेट का पर्पस क्या है। तो बैंक रेट का दो पर्पस है, दो मेन पर्पस है बैंक रेट का। फर्स्ट इज डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, एंड सेकेंड इज पेनल रेट। हम लोग पहले देखते हैं पेनल रेट क्या होता है। तो सपोज बैंक को एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करना होता है। सपोज बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाती है ऑन मेंटेनिंग एसएलआर और सीआरआर, तो आरबीआई जो होता है वो पेनल्टी इम्पोज करता है बैंक पे। ओके, तो आरबीआई पेनल्टी कैसे इम्पोज करता है, तो फॉर फर्स्ट डे पेनल्टी क्या होता है, बैंक रेट प्लस 3% ऑन फर्स्ट डे, देन बैंक रेट प्लस 5% ऑन सब्सिक्वेंट डेज। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेनल रेट। तो बैंक रेट इज नोन एज पेनल रेट। ठीक है, जब बैंक एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करने में डिफॉल्ट हो जाती है, मेंटेन नहीं कर पाती है। और एक होता है डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। डिस्काउंट रेट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज यहाँ एक कंपनी है, इस कंपनी के पास BOE, इसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, या प्रॉमिसरी नोट। इसके पास 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, जो इसको मार्केट से 1 करोड़ रुपीज़ किसी से लेना है, बट वो पैसा इसको अभी नहीं मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स इसको ये 1 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, बट कंपनी को अभी पैसे का ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करती है, ये किसके पास आती है, तो ये बैंक्स के पास आती है। किसके पास आती है, तो कमर्शियल बैंक्स के पास आती है, कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास आके बोलती है कि मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है 1 करोड़ का, आप हमको वो पैसा दे दो। ठीक है, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज है। बोलते हैं कि आप हमको ये पैसा दे दो और रिटर्न में सॉरी, आप हमसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो और रिटर्न में आप हमको पैसा दे दो 1 करोड़। तो कमर्शियल बैंक बोलता है नहीं, हम 1 करोड़ बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले हम आपको 97 लाख रुपये देते हैं। कंपनी रेडी हो जाती है और कंपनी ये पैसा ले लेती है। तो अब क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो कमर्शियल बैंक सोचता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज हम रख के क्या करेंगे, तो कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास। ओके, कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलता है कि मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप हमसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो और आप हमको पैसा दे दो। तो आरबीआई बोलता है कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे बट कुछ डिडक्ट करके। तो आरबीआई 98 लाख रुपीज़, तो आरबीआई जो 98 लाख रुपीज़ दे रहा है, तो ये डिस्काउंट जिस रेट पे लगा रहा है, इसी डिस्काउंट रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट।
डिस्काउंट देने के लिए जो रेट लगा रहा है, इसी रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ओके, तो हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक रेट, तो बैंक रेट implies the rate of interest paid by the Reserve Bank of India on deposit of commercial bank? No, अभी हम लोग देखे हैं। Charged by bank on loans and advance? No. Payable on bonds? No. At which Reserve Bank of India discounts the bill of exchange? हम लोग देखे हैं कि bill of exchange पे जिस रेट पे वो डिस्काउंट देता है, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ओके, so thank you guys, I hope you all enjoyed the session. Guys, please do like, subscribe and share. Till then, bye bye, happy learning, stay safe. We will soon meet in our next lecture. Thank you.